संस्कार भारती ऑनलाइन कालांश में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आधुनिक काव्य के मोचीराम कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। इस कविता का जो मुख्य नायक है वह स्वयं एक मोचीराम है, जो मोची जैसे व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, जिंदगी अभाव से गिरी हुई है, किंतु बड़बड़ीले स्वभाव के कारण वह अपनी पीड़ा को, अपनी व्यवस्था को हमारे सामने प्रकट कर देता है। क्योंकि जब ईमानदारी से काम करने के पश्चात भी यदि उसे कुछ सुनने को मिले, उसके ऊपर कोई झूठा आरोप लगाए या क्रोध करे तो यह अनुचित है, उसे वह सहन नहीं कर पाता। जैसे कि हमने घटनाक्रम के अनुसार हमने पढ़ा कि एक व्यक्ति, रोगिला व्यक्ति जो हिटलर प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो मोचीराम के पास में आता है और मन के अनुरूप वो जूतों का कार्य करवाता है। ठोकना, पीटना, जोड़ना, सब कुछ 1 घंटे तक मोचीराम जी जान लगा करके काम करता है। किंतु जब पैसे देने की बारी आती है तो तुरंत नट देता है, यहाँ तक कि वो यह कहता है कि तुम लूटते हो। मोचीराम को ये सुनकर बड़ी पीड़ा होती है। क्या वास्तव में उनकी मेहनत का यही प्रतिफल है? मोचीराम का दुखी मन उस व्यवसाय के प्रति उग्र हो जाता है। वो सोचने लगता है कि मैं इस व्यवसाय से भला कैसे जुड़ा रहूं, जबकि मेरे पास में जितने भी लोग हैं वो मेरे जैसे ही है, अभाव में जिंदगी जीने वाले, जो चकतियों भरे जूतों को पहनकर अपने परिवार के संपूर्ण उत्तरदायित्वों का वहन करके और श्रम कष्ट सहन करते हैं। उनकी फटी हुई यानी जूतों के बीच में फटी हुई अंगुलियां उनकी फटे हाल को दर्शाती है। मोचीराम ये चाहता है कि कैसा भी हो उनका जीवन खुशहाल बने, थोड़े दिन जूते और चले ताकि उनकी घर की स्थिति ठीक रहे। मोचीराम कभी भी किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखता, किंतु कभी कभी व्यक्ति की चुभती हुई बात मोचीराम को पीड़ित कर देती है, दुखी कर देती है। मोचीराम का मन कराह उठता है। वो ये सोचता है कि मैं जिस व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ, अर्थात मोची के इस व्यवसाय से मुझे क्या लाभ? अरे मेरे तो इतना ही है कि केवल पेट की आग ही शांत हो पाती है। लोग तो ऐसे ऐसे धंधे करते हैं, राम नाम से लोग धर्म के नाम पर खूब पैसा कमाते हैं और धर्म की आड़ में दूसरी तरफ रंडियों के दलाल बनकर के समाज के अनुचित कार्य में संलग्न होकर के दिन रात पैसा कमाने लगे रहते हैं। लेकिन क्या पैसा कमाना ही जीवन का लक्ष्य है? नहीं, ऐसा नहीं है। मोचीराम का स्वभाव, मोचीराम का व्यवसाय किंतु छोटा हो, किंतु उसमें मानवीय पीड़ा को हरने की अद्भुत क्षमता है। वो मनुष्य की उस पीड़ा को हर सकता है कुछ समय के लिए। ये मोचीराम जब काम करने लगता है तो उसका मन काम में नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता, जुरोपी को वो हाथ में पकड़कर काम करना चाहता है, किंतु मन भटक जाता है, हाथ कहीं और आंखें कहीं चली जाती है। अनमने मन से वो काम करता है तो काम भी पूरी तरह से नहीं हो पाता। तो एक व्यवसाय को गाली देना उचित नहीं है, क्योंकि मोचीराम अपने व्यवसाय के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। अपना संपूर्ण जीवन उसी के प्रति समर्पित है। वह पेट की आग बुझाने वाला व्यवसाय है। उसमें ऐशो आराम की जिंदगी नहीं है, बल्कि वह मेहनत की खाता है। और मेहनत की खाने पर किसी को क्यों ऐतराज हो? भला कुछ लोग होते हैं अपनी स्वार्थ की प्रवृत्ति को जो हमें या मोची को है दृष्टि से देखते हैं, किंतु अगर हम वास्तविक रूप से देखें तो मोचीराम हमारे ही समाज का एक दलित और पिछड़े वर्ग का एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी आग को बुझाने के लिए चमड़े को काटता है, जोड़ता है। और हमारे मोची जैसे ही जो लोग हैं अभाव की जिंदगी जीने वाले, उसके पास जाकर के अपने फटे हाल को बुद्ध दिखाते हैं, दर्शाते हैं। मोचीराम चुपचाप बिना कुछ कहे उनके जूतों की मरम्मत कर देता है। मोचीराम जानता है कि वास्तव में ये अपने परिवार की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का गला घोट रहे हैं, फिर भी
वह खुशी खुशी उनके जूतों की अच्छी मरम्मत करता है। उसकी मरम्मत के पीछे पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, मानवीय पीड़ा को कम करना ही उसका उद्देश्य है। मोचीराम जो कविता है, यह सुदामा पांडे की एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो वास्तविक रूप से हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में कभी न कभी हमारे कवि सुदामा पांडे धुविल, जिनकी मुलाकात मोची से हुई होगी और मोची के जीवन को उन्होंने पढ़ा, निकट से जाना और उसी जीवन को हमारे सामने कविता के रूप में प्रस्तुत करने का जो कार्य सुदामा पांडे धुविल ने किया, वो अपने आप में अनूठा है। और इस कविता में ये भी बताया गया है कि मोचीराम जो है वो एक संघर्षशील व्यक्ति है, जिजीविषा प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वो जीवन में कभी हार नहीं मानता। कभी कभी व्यापार में कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं इस काम में कि जो उसके मन को विचलित कर देते हैं, किंतु पराजित नहीं कर सकते। जो मोचीराम है वो अपने व्यवसाय के प्रति एक निष्ठावान है, समर्पित है। वो इस कार्य के बहाने जितने भी गरीब है, पिछड़े हुए लोग हैं या दलित हैं, उन लोगों की सेवा के लिए सदैव उपस्थित है। वह जूते गांठने का एक छोटा सा काम करता है, जूते बनाने का काम करता है, किंतु कुछ लोग जो पूंजीपति वर्ग हैं या जो जाति के आधार पर व्यक्ति को महत्व देते हैं, ऐसे लोग उनके व्यवसाय को है दृष्टि से देखते हैं, घृणित दृष्टि से देखते हैं। तो कवि का जो मन है वो पूरी तरह से उद्वेलित हो जाता है, चीख उठता है। क्या कहे, बड़बोलेपन में वो अपनी सारी दास्तान, अपनी सारी जो पीड़ा है वो प्रकट कर देता है। और वास्तव में शब्द जो है वो चुप जाते हैं। शब्दों की जो तीखापन है वो हृदय को भेद देते हैं। इसी प्रकार से कहा इस मोचीराम कविता में भी मोचीराम की उस मानसिक पीड़ा को, उस अंतर्द्वंद की स्थिति को बड़े ही सटीक शब्दों में सुदामा पांडे धुविल ने प्रस्तुत किया है। देखिए क्या कहते हैं, आइए हम इस कविता का अध्ययन करते हैं। और यह चौंकने की नहीं सोचने की बात है, मगर जो जिंदगी की किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच। कवि कहता है, यहाँ तक हम पढ़ेंगे, यहाँ तक कवि कहता है ये चौंकने की बात नहीं है, आश्चर्य करने की बात नहीं है, ये सोचने की बात है। जिंदगी किताब के हिसाब से नहीं चलती है। कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी को काल्पनिकता में जीते हैं, जिंदगी को किताबी जिंदगी के हिसाब से जीते हैं, यानी जीवन को वास्तविकता से परे होकर के जीते हैं। इसका मतलब यह है, तो जिंदगी को किताब के हिसाब से नहीं जीना चाहिए या उसे नहीं नापना चाहिए, क्योंकि जिंदगी जो है वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हमें जिंदगी को समझने की आवश्यकता है, उसे अनुभव का वो विषय है। किताबों से जिंदगी के यथार्थ को नहीं समझा जा सकता, उस यथार्थ को नहीं जाना जा सकता। जिंदगी और किताब के बीच में काफी अंतर है। असलियत और अनुभव के बीच, जैसे असलियत और अनुभव के बीच कवि ने बताना चाहा है कि कुछ लोग हैं जो किताबी जिंदगी जीते हैं, यानी काल्पनिकता की जिंदगी जीते हैं, और वे वास्तव में कुछ नहीं जानते जिंदगी के बारे में। जिंदगी के बारे में वे कुछ नहीं जानते, केवल जैसा किताबों में लिखा है, जिनको वास्तविक रूप से जीवन जीने का कोई तजुर्बा नहीं है, वो केवल किताबी जिंदगी को ही वास्तविक जिंदगी मानने लगते हैं। इसलिए कवि ने ये बात कही है, असलियत और अनुभव के बीच में अंतर है। असलियत है जो हम जीवन जीते हैं, जो हम अनुभव करते हैं,
और अनुभव से जो सीख मिलती है वह जिंदगी है। इसलिए यहाँ चौंकने की बात नहीं है, ये सोचने की बात है कि कुछ लोग हैं जो जिंदगी को अपने हिसाब से जीते हैं, किताबी जिंदगी जीते हैं। वो जिंदगी के दुखों से और जिंदगी के उन उथल पुथल भरे अनुभव से परे हैं। असलियत और अनुभव के बीच काफी अंतर है, क्योंकि जिंदगी उथल पुथल भरी है, जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी विडंबनाएं हैं, और वो अनुभव से ही आती है। असलियत और अनुभव है, दोनों के बीच में दोनों ही हमें सीख देते हैं। खून के किसी कमजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है। अब यानी कमजात का मतलब क्या होता है? कमजात का मतलब होता है खराब, या खून के किसी कमजात मौके पर कायर है। कुछ लोग होते हैं जो रिश्तों का महत्व नहीं समझते, खून के रिश्तों का महत्व नहीं समझते। वे वास्तव में खराब है, कायर है, डरपोक है, जो खून के महत्व को नहीं समझते, खून के रिश्तों को नहीं समझते। खून का जो रिश्ता होता है वो जन्म जन्म का होता है, और जो खून के रिश्तों की कद्र नहीं करते, जो उन खून के रिश्ते को ही खराब कर देते हैं, कवि या मोचीराम कहता है कि वह कायर है, वह कायर है। बड़ी आसानी से कह सकते हैं, बड़ी आसानी से कह सकते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति को असलियत और अनुभव के बीच में अंतर को समझना चाहिए कि जिंदगी जीना आसान काम नहीं है। जिंदगी को हम किताबी तरह से नहीं जी सकते हैं। किताब में जीवन जीने के तरीके दिए हुए हैं, लेकिन जीना हमको खुद को ही पड़ता है उसके अनुरूप। किताब के अनुरूप हम जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि वह केवल मार्ग चलाना सिखाता है, बल्कि चलना तो हमें ही पड़ता है। उसमें हमें जीवन के असलियत और अनुभव की अनुभूति होगी। फिर अगर हम किताब की जिंदगी तो कभी जीना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं रहती। कह सकता है कि तू यार मोची नहीं शायर है, असल में वह एक दिलचस्प गलत फहमी का शिकार है। देखिए, एक व्यक्ति है, मोचीराम के पास गया, और मोचीराम, ये तो मोचीराम की निजी अनुभव है। ये कहते हैं कि यार, मोचीराम को कहता है कि तू यार मोची नहीं शायर है। शायर शायरी करता है, तेरे जो बोलने का अंदाज है वो बड़ा अलग है, बड़ा अनूठा है, इसलिए तू मोची नहीं है। तू तो व्यवसाय करता है, ये जूती गांठने का काम करता है, जूते बनाने का काम करता है, लेकिन तेरा काम ये नहीं। तू तो बहुत बड़ा शायर है, तेरे शब्दों में शायरी झलकती है, तेरे शब्दों में एक अनूठापन झलकता है। ऐसा लगता है कि तुम मानो मोची नहीं शायर हो। असल में वह एक दिलचस्प गलत फहमी का शिकार है। यहाँ मोचीराम कह रहा है कि असल में वो व्यक्ति जानता नहीं है कि वो गलत फहमी पाले हुए, मैं शायर नहीं हूं, बल्कि एक मोची हूं। ये मेरी जिंदगी है, मेरा व्यवसाय है। ये जूतियों को बनाना, करना, गांठना, टूटे फूटे में उन जूतों को बनाना, ये गलत फहमी का शिकार है। असल में तो वास्तविकता से वो परिचित नहीं है मेरे उस जीवन के, वो गलत फहमी का शिकार है ना, क्योंकि वो मोची के बारे में कुछ नहीं जानता है। केवल उसने अभी उसको निकट से देखा नहीं है, अभी जाना नहीं है, तो वो दिलचस्प गलत फहमी का शिकार है। वास्तविकता से वो परे है, अलग है। इसलिए मोची शायर नहीं है, ये जिंदगी के अनुभव है, जिंदगी की असलियत है जो प्रकट हो रही है। जो ये सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर किसी आदमी का नहीं, किसी जाति का अधिकार है। कवि कहता है, यहाँ पर मोचीराम कहता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि पेशा एक जाति है, हमारे कहते हैं ना
कि जो व्यवसाय से जुड़ गया, छोटा काम करने वाला छोटी जाति का हो गया, बड़ा व्यवसाय करने वाला काम का हो गया तो वो बड़ी जाति का हो गया। तो जो ये सोचता है कि पैसा एक जाति है, यानी व्यवसाय से ही व्यक्ति की जाति पहचानी जाती है। पैसा का मतलब होता है व्यवसाय, धंधा। यानी जो ये सोचता है कि व्यवसाय एक जाति है, व्यवसाय एक जाति नहीं है। व्यवसाय तो पेट के लिए करना पड़ता है, व्यवसाय जाति कैसे हो सकती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो पैसे को ही एक जाति के रूप में देखते हैं कि ये पैसा करता है, छोटा काम करता है, ये छोटी जाति का है, ये बड़े काम करता है इसलिए बड़ी जाति का है। तो व्यवसाय से ही जाति का निर्धारण नहीं होता। जो ये सोचता है वो गलत सोचता है, ये मोचीराम कहना चाहता है। और भाषा पर सबका अधिकार है। भाषा पर जैसे कि सबका अधिकार है, क्योंकि भाषा की दृष्टि में न कोई छोटा है न बड़ा है, तो भला पैसे में छोटा बड़ा कहाँ आ गया आदमी। पैसा भी सबका एक जैसा ही है, सब में मेहनत होती है, सब में परिश्रम होता है, बिना परिश्रम के कोई भी काम नहीं हो सकता। तो फिर दोनों में अंतर क्यों है कि एक को, पैसे को हमने जाति बना लिया, और तो फिर भाषा में भी अंतर होना चाहिए। लेकिन भाषा में ऐसा नहीं है, भाषा पर सबका अधिकार है। भाषा की दृष्टि में न कोई छोटा है और न कोई बड़ा है, किंतु व्यवसाय में ऐसा नहीं है। पैसा को एक जाति का रूप दे दिया गया है, जो समाज को तोड़ने का काम किया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोची का जो व्यवसाय है वो जूतियां बनाना है, काटना है, पीटना है, तो वो मोची एक जाति हो गई, क्योंकि वो चमड़े का काम करता है, इसलिए वो एक जाति हो गई। तो कवि ने यहाँ पर उसके ऊपर व्यंग किया है। आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है, भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है। यानी वही भाषा उच्च वर्ग का बोलता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति बोलता है, उच्च जाति का व्यक्ति बोलता है। वही भाषा नीची वर्ग, मोचीराम जैसा व्यक्ति जैसे जाति का वही भाषा का प्रयोग करता है। तो फिर आदमी का अधिकार नहीं है जाति, फिर तो जाति का अधिकार होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है, क्योंकि ये तो सभी जातियों की हो गई भाषा, चाहे वो मोचीराम हो चाहे ब्राह्मण हो। तो फिर किसी जाति का अधिकार क्यों नहीं है? आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है, फिर तो किसी जाति का अधिकार होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है। जबकि असलियत ये, वास्तविकता ये है कि आग सबको जलाती है। जो पीड़ा है, दर्द की अनुभूति है, पीड़ा है, वो सबको पीड़ित करती है। आग जो होती है जलन, आग में क्या होती है? जलन होती है। ये जबकि असलियत ये है कि आग सबको जलाती है, यानी दर्द की अनुभूति सबको एक समान होती है ना। आग में जलने से कैसे किसी एक व्यक्ति को अगर कोई अमीर जाति का हो चाहे गरीब जाति का हो या और कोई वर्ग का हो, जो आग में हाथ डालेगा वो जलेगा। तो जैसे आग भेदभाव नहीं करती, ये वास्तविकता है, ये असलियत है कि आग सबको जलाती है। जो गरीबी है, जो अशिक्षा है, जो बेरोजगारी है, ये दर्द की अनुभूति है, वो आग के समान होती है जो सबको जलाती है, सबको पीड़ित करती है। ये सच्चाई है, सबसे होकर गुजरती है। कुछ है जो शब्द मिल चुके हैं, कुछ है जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। आगे कवि कहता है कि असलियत यह है कि जो गरीबी की आग है वो सबको जलाती है। हम यही कह सकते हैं कि जो गरीबी की आग है वो सबको जलाती है, ये सच्चाई है। सबसे होकर गुजरती है। जैसे मोचीराम मोची का व्यवसाय करता है, देखता है कि एक आदमी नए जूते लाता है कि कुछ दिनों बाद में उसमें फटने लगते हैं, तो मोची के पास जाता है,
उसको सिलवाने के लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि वास्तव में ये गरीबी है जो उसको फटे हाल में दर्शा रही है। जूते थे लेकिन अब समय के अनुरूप फट गए, अब फट गए तो थोड़े दिन और चल जाए, गरीबी का प्रदर्शन भी न हो, इसलिए क्या करें, मोचीराम के पास में जाकर के उसको सिलवाते हैं। किंतु वास्तविकता ये है कि वो गरीबी की आग में जल रहा है और सबसे होकर वो गुजरती है। सबके अंदर वो गरीबी की आग है, वो सबको पीड़ित करती है। आगे कवि कहता है, कुछ है जिन्हें शब्द मिल चुके हैं। कवि यानी शब्दों द्वारा कवि कर्म निर्धारित होता है, या हम ये कह सकते हैं कुछ है जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, यानी कवि कर्म शब्द द्वारा अभिव्यक्त। कवि ने कहा है कि कुछ शब्द हैं जो कवि जो है एक एक शब्द को चुनता है अपनी कविता के लिए, जो अच्छे शब्द हैं, जो उसकी कविता के अनुरूप है, जो कवि कर्म को दर्शाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं, जो अक्षरों का महत्व नहीं समझते, उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, वो अनदेखी करते हैं। वास्तविक रूप से कवि कर्म क्या करता है, शब्दों को चुनना, और वो शब्दों को चुन करके एक सुंदर कविता का निर्माण करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनके सामने अक्षर भी हैं किंतु वो अक्षरों के आगे अंधे अक्षरों के अंधे यानी निरक्षर है, उनके लिए अक्षरों का कोई महत्व नहीं है। अक्षरों के आगे अंधे का मतलब होता है जिन्हें अक्षरों का ज्ञान नहीं है, जिन्हें समझ नहीं है अक्षरों की, उन व्यक्तियों के लिए कहा है जो अनपढ़ है, जो अशिक्षित है। और दूसरा है जो कवि कर्म है, वो तो शब्दों को चुन लेगा क्योंकि वो शिक्षित है, पढ़ा लिखा है और समझदार भी है। किंतु कुछ लोग हैं जो निरक्षर है, यानी अक्षरों का जिन्हें ज्ञान नहीं है, अक्षरों के आगे वो क्या है, अंधे हैं, उन्हें कुछ नहीं सूझता है। वे हर अन्याय को चुपचाप सह लेते हैं। ऐसे निरक्षर, ऐसे अनपढ़ जो लोग हैं जिन्हें अक्षर ज्ञान नहीं है, जो अक्षरों का महत्व नहीं जानते, वो चुपचाप हर अन्याय को सह लेते हैं। यानी क्योंकि वो बेचारे क्या बोले, क्योंकि उनके पास में शब्द नहीं होते। कैसे शब्दों को हम उच्चारित करें, कैसे शब्द प्रभावी शब्द प्रकट करें कि सामने वाला चुप हो जाए, तो वो क्या करते हैं, एक ही तरीका अपनाते, चुप रहना। और चुप रहना अन्याय को बढ़ावा देता है। तो कहने का मतलब होता है वो हर अन्याय को चुप रहकर के सहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें अक्षरों का ज्ञान नहीं है, इसलिए समाज में उनका क्या होता है, शोषण होता है। वो अन्याय का शिकार हो जाते हैं और चुपचाप उस अन्याय को सहन करते रहते हैं, उस अन्याय को भोगते रहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। और पेट की आग, कहीं ऐसा ना हो सच्चाई सामने आने से कहीं रोजी रोटी नहीं छिन जाए, ये पेट की आग से सब डरते हैं भाई, कहीं भूखा नहीं रहना पड़े, पेट की आग मजबूरी होती है। तो कवि ने यहाँ पर यह दर्शाया है कि पेट की आग के लिए लोग क्या नहीं करते, क्या उचित क्या अनुचित। यहाँ तो मोचीराम तो बड़ी ईमानदारी के साथ में अपनी पेट की आग बुझाता है, और लोग कहते हैं, मोचीराम भी सोचता है कि मैं भी पेट की आग से मैं भी डरता हूँ, क्योंकि मैं क्या है, कभी कभी अपनी सच्चाई को अपने बड़बोले स्वभाव के कारण उसे प्रकट कर देता हूँ। तो ये उसकी आदत है, लेकिन कभी कभी सच्चाई सामने आने से डर भी लगता है कि कहीं उसकी रोजी रोटी छिन नहीं जाए। तो सब पेट की आग से डरते हैं, कहीं रोजगार छिन नहीं जाए। पेट की आग छिनने से मतलब होता है रोजगार विहीन हो जाना, बिना धंधे के हो जाना, बिना काम के हो जाना, ठाले हो जाना, किसी काम का नहीं रहना। तो सब चाहते हैं कि भाई कैसे भी हो पेट की आग बुझती रहे, उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती रहे। लोग पेट की आग से डरते हैं बस, कि भूख सहन नहीं करनी पड़े, पीड़ा सहन नहीं करनी पड़े, चाहे छोटा मोटा कुछ भी काम हो वो करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जबकि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप,
कवि यहाँ पे कहना चाहता है कि मैं जानता हूं कि वो विरोध करना चाहते हैं अन्याय का, अत्याचार का, किंतु वो इनकार कर देते हैं। क्यों इनकार इसलिए कर देते हैं? क्योंकि विद्रोह करने की उनमें क्षमता नहीं है। अगर वो विद्रोह करेंगे तो वो अपने व्यवसाय से अलग हो जाएंगे। इसलिए वो ये कहते हैं कि एक चीख है, एक क्रांति की चीख है, मन में एक पीड़ा है, और चीख एक समझदारी चुप, लेकिन वो समझदार है, वो चुप हो जाते हैं। बोलने से कोई फायदा नहीं, दर्द को, पीड़ा को अभिव्यक्त करने से कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं जानता हूं, या कवि कह रहा है कि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई चीख, वो मना नहीं करते कि हमें विद्रोह नहीं करना चाहिए, अन्याय के विरुद्ध खड़ा नहीं होना चाहिए। वो ये मानते हैं कि अन्याय का विरोध करना चाहिए, लेकिन वह चीख केवल मन में ही, हृदय में ही उठती है, वो कभी बाहर नहीं निकलती। और एक समझदार चुप, और वो समझदार बनकर के चुप हो जाते हैं। परिस्थिति आएगी, समय बदल जाएगा अपने आप ही, है ना। पीड़ा तो है, पीड़ा की चीख हृदय में उठती है, किंतु एक समझदारी चुप उनको चुप करा देती है कि भाई तुम्हारे चिल्लाने से, चीखने से यहां परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसलिए चीख और चुप में एक समझदारी है। दोनों का मतलब एक है। दोनों का मतलब क्या है भाई? पेट की आग शांत करना। दोनों का मतलब एक क्या है? दोनों का मतलब एक का मतलब होता है कि दोनों में ही क्या है? दोनों का महत्व है। चीख का भी महत्व है और चुप रहने का भी महत्व है, अपने अपने स्थान पर है। चीखने से क्या होगा? क्रांति होगी, परिवर्तन होगा, है ना, उथल पुथल होगी कुछ समय के लिए। और चुप का मतलब होता है ये एक, चुप रहने से भी समस्या का समाधान होगा कि भाई चुप रहने से किसी प्रकार की अंतर्द्वंद नहीं होगा, विरोध नहीं होगा। तो इस प्रकार दोनों में क्या है? दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का अपना अपना महत्व है। हम चीख को भी कमजोर नहीं कह सकते और चुप को भी कमजोरी नहीं कह सकते। दोनों का महत्व, दोनों में ही समझदारी भरा एक निर्णय है जो कवि ने बताया है। तो इस प्रकार चीख और चुप ये दोनों ही समझदारी के रूप हैं। दोनों का मतलब एक है। दोनों का मतलब एक है का मतलब होता है दोनों का अपना अपना महत्व है। चीख में भी समझदारी है और चुप में भी समझदारी है। दोनों का मतलब एक ही है। यानी जब हृदय में अन्याय के विरुद्ध जब आवाज बुलंद करनी हो तो चीख ही महत्वपूर्ण होती है, और किसी भी विवाद से बचने के लिए चुप रहने से अधिक समझदारी का कोई काम नहीं हो सकता। यानी चुप रहने में ही फायदा है। तो दोनों का अपना अपना महत्व है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। अंतिम पंक्तियों में कवि ने कहा है कि भविष्य को निर्माण करने में, गढ़ने का मतलब होता है निर्माण करने में, भविष्य के निर्माण करने में चुप और चीख, यहां विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार, ये विरोधाभास अलंकार है। चुप और चीख, भविष्य गढ़ने में चुप और चीख का अपना अपना महत्व है। दोनों ही भविष्य का निर्माण करते हैं, क्योंकि व्यक्ति जब दर्द होता है, पीड़ा होती है, अत्याचार होता है, तो वह चीख उठता है। एक परिवर्तन की एक चीख होती है, वो एक परिवर्तन की एक नई उद्गार उसके मन में उत्पन्न होती है, तो उसे चीख के रूप में व्यक्त किया गया है। और चुप कहने का मतलब किसी भी समस्त प्रकार के विवादों से बचने, बोलने की अपेक्षा, चीखने की अपेक्षा चुप रहने की सार्थकता है, क्योंकि चुप रहने से विवाद समाप्त हो जाता है। तो अगर चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे तो विवाद भी
बढ़ने का। तो दोनों का अपना अपना महत्व है। हम ये नहीं कह सकते कि चीख का महत्व नहीं है या चुप्पी का कोई महत्व नहीं है। दोनों अपने अपने स्थान पर अपना अपना महत्व रखते हैं, अपनी अपनी जगह, अपने अपने किस्म से, अपने अपने तरीके से, एक ही किस्म से यानी तरीके से अपनी अपनी जगह एक ही तरीके से अपना अपना फर्ज, फर्ज का मतलब होता है एक तरह से कर्तव्य, या अपना जो फर्ज अदा करते हैं, अपना जो कर्तव्य है वो अदा करते हैं। चाहे चीख हो, चाहे चीख हो, चाहे चुप्पी हो, दोनों ही अपने जीवन में दोनों का ही महत्व है। तो यहाँ पर जो मोचीराम कविता है, मोचीराम यही कहना चाहता है कि चीख और चुप दोनों ही अपना अपनी जो फर्ज है, अपना जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करते हैं। इसलिए मोचीराम कभी कभी जब पीड़ित हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो उसका मन बड़बोले की तरफ मुड़ जाता है, तो वो चीख उठता है। और कभी कभी सब कुछ सुनकर भी क्या हो जाता है, चुप हो जाता है। तो दोनों ही नीतियां हमारे जीवन के भविष्य को निर्माण करने के लिए उपयोगी है। हम ये नहीं कह सकते कि चीख से ही सब कुछ हो जाएगा संभव, या निर्णय हो जाएगा, उसका प्रतिफल हो जाएगा या निष्कर्ष निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये नहीं कि एक सिक्के के दो पहलू है, एक सिक्के के दो पहलू है और दोनों ही अनिवार्य है। जैसे जैसे दुख और सुख है, उसी तरह से चीख और चुप है, चीख और चुप है। इसलिए इन दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुरूप अपना फर्ज और अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। इसलिए हमें ये भूलना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार ये मोचीराम कविता कवि धूमिल की एक प्रसिद्ध कविता है। इसका जो नायक है ये भी मोचीराम ही है, ये नायक है इसका, इस कविता का नायक है। पूरी कविता में उसी के जीवन चरित्र को उसे नायक के रूप में रखते हुए उसके व्यवसाय को किस रूप में प्रस्तुत किया है, बड़े ही रोचक ढंग से कवि सुदामा पांडे ने एक व्यक्ति की मनोस्थिति का, मोचीराम की मनोस्थिति का सच्चाई से, निकट से उसको अभिव्यक्त करने में कोई कमी नहीं रखी है। वास्तविक रूप से मोचीराम एक व्यक्तित्व का धनी, एक अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान, अपने व्यवसाय को सर्वाधिक महत्व देने वाला और मानवीय भावनाओं का पारखी, वह दूसरों की पीड़ाओं को समझता है। इसलिए कभी भी अपने व्यवसाय के प्रति वो गद्दारी नहीं करता। जो उसके पास में जूते ठीक करवाने आते हैं तो वह बड़ी निष्ठा के साथ में उनकी जूतों को ठीक करता है, पूरी उसमें सफाई बरतता है, किसी तरह की कोई शिकायत की वो कसर नहीं छोड़ता है, क्योंकि वह अपने व्यवसाय से प्रेम करता है। जो व्यवसाय से प्रेम करता है उसका जीवन भी सरल हो जाता है। किंतु कभी कभी उसके व्यवसाय को गाली देना, उसको प्रताड़ित करना मोचीराम जैसे व्यक्ति के लिए असहनीय हो जाता है। इसलिए मोचीराम का मन कराह उठता उस समय। वो चाहता है कि मैं इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूं, तो मेरे सम्मान कहाँ है, मेरा इस व्यवसाय में सम्मान नहीं है, बल्कि मेरी एक जाति बन गई है। जो ये तो मेरा एक धंधा है, एक पेट पालने का एक तरीका है, लेकिन लोगों ने उस मोची को एक जाति बना दिया है, एक वर्ग गठित कर दिया है जो अनुचित है। तो यहाँ पर मोचीराम कविता में इसी मनोभावों को प्रकट किया गया है। कवि सुदामा पांडे ने इस मोचीराम कविता में मोचीराम को नायक के रूप में सामने प्रस्तुत करके उसकी दीर्घ पीड़ा की अनुभूति इस कविता में कराई है कि किस तरह से मोचीराम अपनी ही पीड़ा से, अपने ही दुख से वह दुखी होता है और चीख उठता है, फिर चुप भी हो जाता है।
तो जब चीख तो तब उत्पन्न होती है जब वो अन्याय उसके ऊपर बिना किसी कारण पर अन्याय किया जाता है। जैसे हमने देखा एक प्रसंग आया था कि वह रोबीला व्यक्ति जो मोचीराम के पास में आता है जूते ठीक करवाना, और अपने मन के अनुरूप वो जूते ठीक करवाता है, खूब मेहनत करवाता है, घंटे भर तक उससे पिदवाता है, खूब जूतों को चमकवा लेता है, किंतु जब पैसे देने की बारी आती है तो पैसे फेंक के देता है। एक तरह का ये व्यवसाय के प्रति एक चीख है, जो एक दर्द भरी चीख जो उस समय सुनाई पड़ती है। वास्तव में फिर भी मोचीराम चुप रहता है, वो एक समझदारी का परिचय देता है, उसका मन विद्रोही हो जाता है इस व्यवसाय के प्रति। प्राप्ति हाथ से पकड़ी नहीं जाती, हाथ कहीं और आंखें कहीं चली जाती है, अर्थात मन अनमना हो जाता है। व्यवसाय के प्रति एक मन में घृणा उत्पन्न हो जाती है। आखिर क्या किया जाए, क्योंकि इस व्यवसाय को छोड़कर भी नहीं जाया जा सकता, क्योंकि ये जीवन से जुड़ चुका है। फिर भी मोचीराम हार नहीं मानता है। जीवन में इसी तरह से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे इस व्यवसाय को गाली समझते हैं, निचले तबके का समझते हैं, किंतु मोचीराम के लिए तो ये पेट की आग बुझाने वाला व्यवसाय है, जीवन को गति देने वाला व्यवसाय है। तो इस कविता में मोचीराम की जीवन की वास्तविकता को कवि ने यहाँ दर्शाया है। अब देखिए, अब हम इसमें विशेष के बारे में लिखेंगे। इस कविता में कौन कौन सी ऐसी विशेषता है जो विशेष को प्रकट करती है। तो इसमें पहला है विशेष में मोचीराम कविता में कविता का नायक मोचीराम है। जो मोची के व्यवसाय से जुड़ा है, इसका नायक है। दूसरा है भाषा में सरलता एवं मुहावरेदार शब्दों का प्रयोग। इसमें चुप और चीख शब्दों में विरोधाभास, अलंकार का प्रयोग, ये भी है। चौथा है कविता में तत्सम तद्भव देशज शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। इसके अलावा कविता में अलंकार, छंद
काव्य गुण का प्रयोग हुआ है। छठा में हम ये कह सकते हैं कि मानवीय संवेदना जगाने वाली कविता है। मानवीय संवेदना जगाने वाली कविता है। सातवां अगर हम लिखें तो आर्थिक रूप से पीड़ित वर्ग की मानसिकता को कविता में प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए, ये विशेष हम लिख सकते हैं हमारी परीक्षा में। मोचीराम कविता में कविता का नायक मोचीराम ही है, जो मोची के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, ये सीधा है। दूसरा है भाषा में सरलता एवं मुहावरे देव शब्दों का प्रयोग, ये भी है, क्योंकि बातें गलतफहमी, दिलचस्पी और उर्दू शब्दों का भी प्रयोग है, और प्रयोग उर्दू। का प्रयोग ये भी देखने को मिलता है। चुप और चीख दोनों शब्दों में विरोधाभास अलंकार को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कविता में तत्सम, तद्भव, देशे शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। कविता में अलंकार, छंद और काव्य गुणों का प्रयोग भी हुआ है। मानवीय संवेदना को जगाने वाली कविता है ये। आर्थिक रूप से पीड़ित वर्ग की मानसिकता को कविता में प्रस्तुत किया गया। ये सारी व्यवसाय को या ये सारी जितनी भी चीजें, ये सभी इस मोचीराम कविता की विशेषता को प्रकट करता है। ये विशेष में हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो कविता है, ये कविता जो मोचीराम कविता यानी एक निम्न वर्ग के जीवन जीने वाले मोची जैसे व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति की मानसिकता को प्रकट करने वाली कविता है। जो वास्तव में कवि ने इसे एक निजी अनुभूति के रूप में, इस कविता के रूप में हमारे सामने रखा है। निश्चित रूप से ये उनकी एक सफल कविता कही जा सकती है। आगामी जो हमारी ये यहीं तक आज की कालांश। अगली बार हम फिर अगली कालांश में फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू वेरी मच।